एग्रीमेंट हो गया पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच में। तुर्की है आजकल उसका नाम है। ये तीन कंट्रीज जो हैं सुन्नी कंट्रीज हैं और बोला जा रहा है कि शिया के खिलाफ यानी कि ईरान के खिलाफ एग्रीमेंट जो है वो ये है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाए। इन तीन कंट्रीज में टेक्नोलॉजी जो है वो टर्की सप्लाई करेगा, पैसा सऊदी देगा और मैन पावर देगा पाकिस्तान। ये कोई बोल नहीं रहा है, अंडरस्टूड है। सऊदी के पास इतनी आर्मी होती कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता तो मानते ना। लेकिन सच ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने हेल्प तो की थी और तुर्की का गेम जो है वो इंडिया के खिलाफ भी था। साथ में क्या इंडिया एक ऐसा अलायंस बनाए जो इनके खिलाफ हो या इंडिया के लिए कोई खतरा? कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दोनों के बीच में बातचीत भी हुई और वो बातचीत ऐसी हुई कि उस बातचीत में इसका भी डिस्कशन हुआ था, नो डाउट अबाउट। लेकिन क्या ये इस्लामिक नेटो एक खतरा है? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर शामदेव सर एक लंबे अरसे से भारतीय सेना में काम कर चुके हैं और अब भी भारत माता की सेवा में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये इस्लामिक नेटो जो है अब रियलिटी बनता दिख रहा है। इसमें कुवैत भी घुसने की फिराक में है और कुछ कंट्रीज भी घुस सकते हैं। क्या ये एक खतरा है? देखिए, जो भी अलायंस बनते हैं, अगर पाकिस्तान उसमें अगर एक मेंबर कंट्री है तो डेफिनेटली हिंदुस्तान के लिए एक कंसर्न होता है। हम उसको बहुत ही केयरफुली वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि ये किस दिशा में बढ़ रहा है। क्योंकि जो भी पाकिस्तान की नीति है वो हिंदुस्तान के बरखिलाफ होती है। जो भी उसकी पॉलिसी वो अडॉप्ट करता है, चाहे वो टर्की से बात करे, चाहे सऊदी अरेबिया से या अमेरिका के पीछे लगे, उसका मकसद सिर्फ एक होता है किस तरीके से हिंदुस्तान के हितों को क्षति पहुंचाई जाए और कुछ इश्यूज को इंटरनेशनलाइज किया जाए। तो जब पाकिस्तान इसका हिस्सा बनता तो डेफिनेटली हिंदुस्तान का कंसर्न पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब टर्की किसी ऑर्गेनाइजेशन में घुसता है तो वो एक कंफ्यूजन पैदा करता है। और टर्की एक बहुत ही चतुर नेशन है। उसकी जो मेंटालिटी है, जो सोच है, वो यूरोपियन नेशन वाली है और साथ में वो ऑटोमन अंपायर की एक सोच रखते हैं। अर्दगन साहब वो चाहते हैं कि ऑटोमन एम्पायर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एग्जिस्ट करता था उस तरीके का मुस्लिम डोमिनेंस हो और उसकी लीडरशिप टर्की प्रोवाइड करे, जो कि ग्राउंड पे संभव नहीं है क्योंकि आज की डेट में बड़े सारे चैलेंजेस हैं। पहली चीज तो आप खुद एक नाटो के सदस्य हैं। दूसरा, आप एक ऐसा अलायंस बनाते हैं जिसमें सऊदी अरबिया और पाकिस्तान है और ये अलायंस आपने ठीक बोला, ये सुन्नी नाटो मैं बोलूंगा। आपने इस्लामिक नाटो बोला, मैं इसको सुन्नी नाटो बोलूंगा क्योंकि इसमें ईरान इंक्लूडेड नहीं, वो भी इस्लामिक नेशन है। उसके प्रॉक्सीज लेबनान, सीरिया और इराक के एलिमेंट नहीं शामिल है। अब उसमें शामिल कौन होने जा रहा है? जैसा आपने बताया कतर हो सकता है, कतर के एक चांसेस है और आपने कुवैत का नाम लिया। ये सारे के सारे देखिए अमेरिकन एलाइज हैं और अमेरिका के पिट्ठू हर समय बने रहेंगे। तो आप कभी अपना एक इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये तो तय है। लेकिन आपको एक फ्रंट पोज करना है ईरान के खिलाफ जिससे कि उसके प्रॉक्सीज आपके अलायंस से घबराएं, आपका वर्चुअस एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट में बना रहे। और इसके लिए सिर्फ एक कंट्री जिम्मेदार है, वो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने देखिए इन सारे देशों की सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं किया। बहरीन देखिए कि जिस तरीके से तबाही पे स्ट्राइक हुई, कुवैत में जिस तरीके की स्ट्राइक हुई और साथ में सऊदी अरेबिया है को भी हिट किया, तो अमेरिका पूरी तरीके से उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाया। और इसी के तहत उनको लगा कि जब अमेरिका सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है तो हमें एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें न्यूक्लियर स्टेट भी हो, जिसमें मैन पावर
रिच स्टेट भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो और पैसा भी हो। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान एकजुट बने। अगर कतर भी इसमें आ जाता तो वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकली वो रिच अलायंस हो जाएगा। लेकिन क्या वो एक दूसरे के हितों के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरा कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। कहां था पाकिस्तान जब सऊदी अरेबिया पे हमला हुआ? उस समय तक आपकी स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील हो रखी थी। क्या पाकिस्तान ने मदद की? नहीं। आपने कोई उसको मदद नहीं की, तो अलायंस पेपर पे ही रह गया। अगर टर्की भी आ जाता है और आज की डेट में ईरान इसराइल पे हमला कर देता है, फिर क्या होगा? ईरान सऊदी अरेबिया पे हमला करता तो क्या होगा? इसराइल के बरखिलाफ क्या टर्की आगे आएगा? मेरा मानना है नहीं। दूसरी बात, सऊदी अरेबिया के साथ वो खड़ा होगा, मॉरली खड़ा हो सकता है, लेकिन क्या वो मिलिट्री देगा? क्योंकि टर्की देखिए रोहित जी, नाटो कंट्रीज में सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी रखता है, अमेरिका के बाद उसके बाद सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन वो भी सामने नहीं आएगा। तो ये जो फोरम है बेसिकली इसराइल के खिलाफ खड़ा किया गया और साथ में कहीं ना कहीं वो ईरान के भी खिलाफ है। तो ये अपने आप में कंफ्यूजन रोहित जी पैदा करता है। इसलिए मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट बोला, जब टर्की घुसता है तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वो नाटो का मेंबर है, इसराइल के खिलाफ है, इसराइल अमेरिका के साथ खड़ा, अमेरिका इसराइल की लगातार मदद कर रहा, तो फिर टर्की क्या करेगा? और ईरान के बरखिलाफ आप सऊदी अरेबिया है, लेकिन टर्की कहीं मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है, तो और खिचड़ी बन गई है। तो कोई इससे रिजल्ट नहीं निकलना। हिंदुस्तान का स्टैंड बिल्कुल काबिले तारीफ है, वेट एंड वॉच, देखिए ये किस दिशा में जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इकोनॉमिकली वीक, मिलिटरीली ओवर कमिटेड एंड वर्ल्ड में आज की डेट में मीडिएशन वाली लिस्ट से भी अमेरिका ने देखिए उसको दरकिनार कर दिया। तो उनका कोई बहुत अस्तित्व नहीं। वो इनसे भीख का कटोरा ले जाके कुछ लोन, कुछ मैन पावर प्रोवाइड करके कुछ एड लेके आ जाएगा, दैट्स इट। सऊदी अरेबिया में एक तरीके का कंफ्यूजन है। वहां के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, कभी वो अमेरिका से रिक्वेस्ट करते हैं कि ईरान के ऊपर हमला ना करिए, कभी वो टर्की के पीछे भागते हैं, कभी अलायंस बनाते हैं, लेकिन आपको खतरा आपकी खुद के उससे है, क्योंकि आप अमेरिका के पिछलग्गे और आपको डर बना है कि इसराइल अगर ग्रेटर इसराइल या बढ़ता चला गया तो सऊदी अरेबिया नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट जॉर्डन हो सकता है, तो आपकी वो सिक्योरिटी कंसर्न। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ऑन पेपर डेफिनेटली एक अलायंस है जो कि पैसे वाला है, एक न्यूक्लियर देश है जो कि पाकिस्तान है। टर्की में भी कहा जाता है कि वो न्यूक्लियर एम्बिशन रखता है, लेकिन आज की डेट में वो बैक सीट पे है। सऊदी अरेबिया में न्यूक्लियर वेपन या इस तरीके की चीजें एक्वायर करने की कोशिश में है। तो आप एक संख्या बढ़ा रहे हैं, दैट्स इट। इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट या मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में चेंज होना, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये जो अलायंस है सुन्नी नेटो ही सही, इससे पहले भी हमने देखे हैं कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक आया था, सीरिया का, इजिप्ट का, वो 1 साल के अंदर कोलैप्स हो गया था। और उसके बाद हमने कई और ऐसे अटेम्प्ट्स देखे कि ये अलायंस बन पाए, नहीं बना, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज तो है सर कि अगर ये सारे इकट्ठे आते हैं तो इसराइल के लिए रिपरकशंस हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने इसीलिए शायद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात भी की। तो इंडिया अपने आप को कहाँ देखता है एट अ टाइम व्हेन इंडिया हाइफा पोर्ट में अपनी एग्जिस्टेंस दिखा रहा है, इंडिया अपनी एग्जिस्टेंस जिबूटी में दिखा रहा है, यूएई में दिखा रहा है, हमारा ग्रोइंग इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में। ऐसे में इंडिया के लिए भी थ्रेट है नो डाउट, और इंडिया इजराइल दोनों मिलके इसे कर्टेल कर पाएंगे क्या? देखिए, सबसे बड़ी मैं टर्की पे तो जरूर शक करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर को याद करिए, पाकिस्तान ने जिस तरीके से ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जो आके एक भी हिट नहीं कर पाया, उसको हमने सब हवा में ही बर्बाद कर दिया। लेकिन टर्की का सपोर्ट था। टर्की हर बार ही पाकिस्तान को अनस्टेंटेड सपोर्ट देता है, जबकि हिंदुस्तान से भी उसके रिलेशन अच्छे। हम उनके तमाम तरीके, चाहे वहां जलजला आया हो तब हमने मदद की, अर्थक्वेक में मदद की, हम उनके साथ उनकी मदद करते रहते हैं, लेकिन वो इस चीजों को समझते नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया से हमारे अच्छे टर्म्स हैं, हम उनसे ऑयल भी लेते हैं, हमारे बायलैटरल टाइज भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी वहां जाते हैं तो उनका अच्छे से इस्तेकबाल होता है। तो हमारे सऊदी अरेबिया से अच्छे टर्म है। और साथ में जिस तरीके के रोहित ये वक्तव्य आ रहे हैं, ये तीनों अलायंस उन्होंने साइन जरूर किया है मक्का में, लेकिन ये बोलते हैं कि किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, किसी नेशन स्पेसिफिक के अगेंस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं वो हिंट करते हैं कि हिंदुस्तान या इजराइल इससे भयभीत ना हो कहीं, और या इससे कॉशन ना हो। और ये मैसेज ईरान को देने की कोशिश की गई है कि ईरान सऊदी अरेबिया पे हमला ना करे, ईरान उनके एलाइज पे हमला ना करे, जिससे कि वहां जो तबाही है उसको कंट्रोल किया जा सके, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन लार्जर पिक्चर में इसका एक्सप्लॉयटेशन देखिए पाकिस्तान करेगा। हिंदुस्तान
के बरखिलाफ वो अपने इकोनॉमिक एड लेके आएगा, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा और अल्टीमेटली जब भी वो कोई वेपन या इक्विपमेंट या कुछ भी खरीदता है उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ करता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का बड़ा डूबियस रोल है। और साथ में जब आप मक्का में शहबाज शरीफ के साथ असीम मुनीर भी जाते हैं तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न होता है। तो आप मिलिट्री आपने एक स्ट्रेटेजिक टाइप किया है, लेकिन उसमें कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसको आपको और एलुसिडेट करना पड़ेगा, जैसे कि किस तरीके की मिलिट्री एक्सचेंज होगा, किस तरीके का ऑपरेशनल कमिटमेंट देंगे, किस तरीके का मिलिट्री ऑब्लिगेशन आपका हो, यानी कि आपके ऊपर हमला किया तो क्या आप ब्रिगेड डिवीजन वहां डिप्लॉय करेंगे, क्या आर्थिक मदद देंगे, अगर नहीं करेंगे तो उसकी क्या पेनल्टी होगी, और किस तरीके से आप इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, क्या कॉपरेशन होगा, किस तरीके की ट्रेनिंग होगी, एक्सरसाइज होगी, शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस होगा, किस तरीके से आप एक या नेटो फोर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें वेग हैं, बहुत सारी चीजें मेरा मानना है पेपर पे रह जाएंगी, क्योंकि अगर अमेरिका ने पीस डील को आगे बढ़ाया, ईरान और अमेरिका इस बात पे एग्री कर गए, तो ये भी तमाम ऐसे ग्रुप हैं कंट्री जो कि एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं, उनमें से ये एक साबित होने जा रहा है। अच्छा, सऊदी अरेबिया के साथ कौन है? अमेरिका। टर्की के साथ कौन है? अमेरिका। पाकिस्तान के साथ कौन है? अमेरिका। ये अलायंस किसके खिलाफ है? इसराइल। उसके साथ कौन है? अमेरिका। ये अलायंस कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ है, उसके साथ चाइना है। चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ है। इंडिया के खिलाफ हो सकता है ये अलायंस, इंडिया के साथ कौन है? अमेरिका। तो ये खिचड़ी बनती दिख रही है सर, ये मतलब इस तरीके की ग्लोबल अलायंसेस, या ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की सिचुएशन दिख रही है, जहां पे यही नहीं पता था कि कौन किसका एलाय है और कौन किसका दुश्मन है, जब तक वॉर शुरू नहीं हो गई। इस तरीके के अलायंसेस कहीं खिचड़ी ही नहीं बनाते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं करते हैं? बिल्कुल रोहित जी, आपने सही बोला। मैंने पहले ही बोला था ये अलायंस जहां टर्की घुसा नहीं की कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, और ये ऑर्गेनिक अलायंस है ही नहीं, एक अपॉर्चुनिस्टिक ट्रांजैक्शनल अलायंस में इसको बोलता हूं, क्योंकि एक क्राइसिस चल रही मिडिल ईस्ट में तो उसको काउंटर करना है। कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया थ्रेटन हो रहा है, इसलिए क्योंकि अमेरिका पीस अकॉर्ड को आगे ले नहीं जा रहा, आगे बात नहीं कर रहा। वो ईरान को धमकाता रहता है कि हम उनको पाषाण युग में भेज देंगे, उनके हर एक ब्रिजेस, रेलवे, सारी चीज डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ईरान उसका बदला सऊदी अरेबिया से लेता है, जॉर्डन से लेता है, कुवैत से लेता है, कतार से लेता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें अगर फुल फ्लेजेड तरीके से सऊदी अरेबिया इस युद्ध में कूदा तो उसके साथ बैक करने के लिए टेक्नोलॉजिकली ड्रोन, ये सारी चीजें ऑल ऑफ ए सडन नहीं आएंगी। इसके लिए उसे टर्की की तरफ मुड़ना पड़ेगा, मैन पावर के लिए पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ेगा, और क्या पाकिस्तान इसको कमिट करेगा, तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। तो बड़े ये सारी चीजें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, और ये जो डायनेमिक्स आपने बताए और डायनेमिक्स जो एग्जिस्ट करता है, नाटो का, टर्की का, सऊदी अरेबिया का, पाकिस्तान का, इंडिया का, चाइना का, रशिया, यूएस, ये कुल मिला के देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लिंक एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आते हैं। और सारे के सारे लोग अगर इजराइल पे हमले करने की कोशिश करते हैं या उसको कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं मिडिल ईस्ट में, तो अमेरिका शांत नहीं रहेगा। अमेरिका इज द ओनली सेविंग ग्रेस फॉर इजराइल। इजराइल कहीं किसी के ऊपर ट्रस्ट या टोटली किसी का नुमाइंदा बन के काम करता है तो वो अमेरिका का करता है, और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में श्योर शॉर्ट सक्सेस अमेरिका को देता है, क्योंकि उसका मोसाद का एलिमेंट, उसका इंट गैदरिंग, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका आईडीएफ, वो तमाम ऐसी चीजें, ऐसी शक्ति प्रोवाइड करता है अमेरिका को कि अमेरिका उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। और सऊदी अरब हो, चाहे टर्की हो, चाहे कुछ हो, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में। लेकिन एक मैसेजिंग तो जरूर है ईरान के लिए कि जैसे वो बाध्य हो सके इनके ऊपर अटैक ना करें। अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन लूंगा आपसे, ये अलायंस अमेरिका को पसंद आएगा क्या? क्योंकि अब तक तो अमेरिका इन सब की सिक्योरिटी गारंटी कर रहा था, अब ये सब आपस में अपनी सिक्योरिटी गारंटी कर रहे हैं, तो अमेरिका को तो पसंद आना नहीं चाहिए। और चाइना इस अलायंस में आपको एंटर दिखेगा, पाकिस्तान बैठा है तो चाइना पास घुस ही जाएगा। तो यहाँ तो एक बहुत सीरियस अलायंस दिख रहा है, जहां पे अमेरिका और चाइना दोनों के दोनों एक्टिवली कोशिश करेंगे कि इस अलायंस में घुस जाए। और इंडिया और इजराइल के साथ जो मामला है, वहां तो अमेरिका को पता है दोनों मेरे भाई बंधु हैं, हालांकि भाई बंधु आज नहीं रहे। रोहित जी, अमेरिका को तो एक देखना पड़ेगा कि आपने जो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी का जिम्मा लिया था, एक नया फोरम क्रिएट हो रहा है, दैट मींस यू आर नो वन। अब वो ऐसा होने नहीं देगा, वो अपना वर्चस्व बना के रखेगा। उसका बहुत पैसा इन्वेस्टेड है, बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं, और तमाम लोगों को उसने पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली अपना स्लेव बना के रखा हुआ है।
और वो स्लेवरी वो जाने नहीं देगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके लिए उसको चाहे किसी भी एक्सटेंट तक जाना पड़े, इवन टू द एक्सटेंट कि अगर उसको सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन को अनॉय भी करना पड़ा, वो अनॉय करके इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। और आप इजराइल के खिलाफ इस फोरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भले ही आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करें ना करें, डिप्लोमेटिक रिलेशन रखें चाहे ना रखें, वो अलग चीज है, लेकिन अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जहां तक आपने चाइना की बात की, चाइना का देखिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसने सऊदी अरेबिया में किया था। China was the key player in establishing diplomatic relation between Iran and Saudi Arabia. सीरिया से भी उसने बात कराई थी और उसका भी इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा वहां हो रखा है। तो वो इस इलाके को जाने नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी नीड के लिए ईरान पे डिपेंडेंट है। बहुत बड़ा ईरान से पूरा जो ऑयल गैस है वो पूरा का पूरा चाइना जाता है, इसीलिए वो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर कर रहा है। इसीलिए उसने आज की डेट में पाकिस्तान के पोर्ट को डेवलप किया, पूरा पूरा जो सी पैक है इसी के लिए डेवलप किया है। एक तो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से गुलाम बना लो और अपना ऑल्टरनेटिव रूट, लैंड रूट आप ईरान के साथ एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे आपकी ऑयल की सप्लाई लगातार बनी रहे। तो ये डायनेमिक्स चेंज होने नहीं देंगे, इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। अगर डायनेमिक्स चेंज होती तो ये एक डिफरेंट लेवल पे वॉर जाएगा, क्योंकि सबके इंटरेस्ट क्लैश करेंगे। और फिर टर्की कहां जाएगा, फिर सऊदी अरेबिया क्या करेगा, ये सारे के सारे, सऊदी अरेबिया स्पेशली सॉफ्ट नेशन है, वो अपनी सिक्योरिटी का जिम्मा या तो अमेरिका को देंगे या इस तरीके के अलायंस को देंगे। वो लड़ते नहीं है, वो पैसे देके अपनी सिक्योरिटी खरीदते हैं। तो लिहाजा अमेरिका ऐसे होने नहीं देगा, क्योंकि बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, पेट्रो डॉलर का मामला है, डोमिनेंस है, और सबसे बड़ा ऑयल एंड एनर्जी का इशू है। वो इस अलायंस को एग्जिस्ट कर सकता है पेपर पे, लेकिन इफेक्टिव नहीं होने देंगे, ऐसा मेरा मानना है। राइट। तो ये इस्लामिक नेटो जो है वो लंबा नहीं चलेगा ऐसा दिख रहा है, या बोले तो कुछ उस तरीके से रहेगा जिस तरीके से आजकल यूएन काम कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस भी है तो ऑर्गेनाइजेशन, सब वहां जाकर के अपना ज्ञान दे के आते हैं। अभी जाएंगे सबके सब दोबारा, फिर सितंबर का ही महीना होता है जब जाते हैं, लेकिन ज्ञान देने के बाद फिर नेटो को फिर उसको भूल जाते हैं, यूएन को। कुछ इस तरीके का अलायंस हो सकता है, जैसे कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, वो भी ऐसा ही है। वहां पे भी सब ज्ञान दे जाते हैं, लेकिन कोई उस पर इंप्लीमेंट नहीं करता। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार। डेफिनेटली बहुत ही एप्ट टॉपिक था, इसके लिए लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन। आपने ये टॉपिक बड़ा करंट है और ये लोगों को मॉनिटर करना है, और इंडिया ही नहीं, अमेरिका भी मॉनिटर करेगा, चाइना भी देखेगा, इजराइल भी देखेगा, और ये डायनेमिक्स किस साइड लीड करेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन मोर लेस इट इज सफाइस टू से इट इज ऑन पेपर, रेस्ट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर, कैसे आगे टर्न होता है। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स फॉर ओके, जय हिंद।